हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के फॉर्म में इस बात को देखा था कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है? फिर वो बात की थ्योरी बनी, फिर उसके वो एटॉमिक मॉडल वगैरह में से उसको वेरीफाई किया गया। वो जो पहले से भी बोहर के मॉडल में था। तो बीटा डीके एक मेन प्रॉब्लम थी, बीटा डीके को फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, वो आगे की प्रोग्रेस हो गई। फिर अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक हमें पढ़ना है कि ये शो करिए कि जो बोहर रेडियस है उसको कैसे कैलकुलेट किया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। आपके सिलेबस में भी ये दिया गया है कि एटॉमिक रेडियस के हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस को कैसे एस्टिमेट किया गया विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक और भी है जिसको हम कर सकते हैं कि ये शो करिए कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर हम ये शो करना चाहें कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसको भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से शो कर सकते हैं। तो बोहर रेडियस निकालने से पहले हम एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वो है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ये आप शो करो कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये डायमेंशन है 10⁻⁻14 मीटर इसकी रेडियस है। तो इसकी जो पूरी डायमेंशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 × 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन कहते हो कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो मान लो ये प्रोटॉन है सर्किल, तब ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी रह सकता है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमीटर के बराबर ही हो सकती है। डायमेंशन किसकी? इसकी कन्फाइनमेंट की। तो ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर इन्हीं दो सीमाओं के बीच में रह सकता है, वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो यहीं पर कहीं रह सकता है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ दिस प्रोटॉन। लिखे यहाँ पर, इन द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि किसने किया था? रदरफोर्ड ने। In the alpha particle experiment, Rutherford confirmed that a positive particle proton is present within the nucleus. A positive particle proton is present within the nucleus. Full stop. This fact, जो fact निकल के आया, this fact was further approved. This fact was further proved by using Heisenberg uncertainty principle. Further proved by Heisenberg uncertainty principle. इसको फिर प्रिंसिपल ने प्रूव भी कर दिया था। कैसे किया था हम लोग देखते हैं। फर्दर प्रूव्ड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके आगे लिखें, सपोज मान लें प्रोटॉन इज प्रेजेंट, विद इन द न्यूक्लियस, सो द uncertainty in its position is delta x is equal to 2 × 10⁻14 meter. So uncertainty in its position is this.
ठीक है, ये उसकी अनसर्टेन पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी रह सकता है, कहाँ रह सकता है, 2 × 10⁻⁻14 के अंदर रेंज में रह सकता है। अब लिखेंगे बाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस। अनसर्टेनिटी सिद्धांत जो ये कहता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो एच क्रॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा पी इज एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स, जैसा कि हम लोग ने इलेक्ट्रॉन के लिए भी किया था। एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, एच क्रॉस की वैल्यू है 1.055 इंटू 10⁻⁻34 और x कितना है 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो डेल्टा पी जो है वो कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आती है 5.5275 यानी कि 5.275 इंटू 10⁻, हम यहाँ पर लिख सकते हैं -21 और ऑब्वियस बात है ये इसकी यूनिट होगी। एक चीज आप देखें, ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, अधिकतम अनिश्चितता, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता प्रोटॉन, तो ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगा वो मिनिमम होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज अगर मैक्सिमम है तो दूसरी क्वांटिटी मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आना है। तो आप लिख सकते हो कि हेयर डेल्टा पी रिप्रेजेंट the minimum uncertainty in the momentum of proton. Let us consider the momentum of proton equal to this minimum uncertainty value। इस बात को समझ पा रहे लॉजिक का, ये हमने पहले भी यूज किया है। सिंपली ऐसे करो, जैसे मान लो तुम, इसका लॉजिक सिंपल ये है, जैसे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को आप तौल रहे हो, और आप कह रहे हो कि भाई इसको तौलने में करीब 10 ग्राम का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को बहुत प्रिसाइज तरीके से नापोगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू आए 600 ग्राम। आपने कहा इसकी वैल्यू 590 ग्राम से 610 ग्राम के बीच में हो सकती है, आपने 10 ग्राम का एक रेफरेंस रेंज ले लिया। अब अगर मान लो हमको ये नहीं मालूम था कि 600 ग्राम का था ऑब्जेक्ट, और फिर भी हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से 10 ग्राम से तो भारी ही होगा, है ना। अगर कोई वस्तु के मेजरमेंट में हम कह रहे हैं 10 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो वस्तु है वो कम से कम 10 ग्राम की तो होगी ही होगी। तो वही चीज हमने ले लिया है कि लेट अस कंसीडर द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दिस मिनिमम अनसर्टेनिटी वैल्यू। तो P बराबर हो जाएगा डेल्टा P मिनिमम, और इसको हम ले सकते हैं 5.275 इंटू 10⁻⁻21। P बराबर 5.275 इंटू 10⁻⁻21। So the energy corresponding energy E बराबर P स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा 5.275 इंटू 10⁻⁻21 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 आपका प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
इसको आपको सॉल्व कर लो, इस सबको सॉल्व कर लो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी करीब 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो प्रोटॉन के 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। और जब बाद में न्यूक्लियस के साथ और बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए गए, हमारी क्षमताएं बढ़ गई, तो हमने पाया कि असल में जो मिनिमम, अब जाहिर सी बात जब आपने मिनिमम मोमेंटम की वैल्यू ली है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो होगी ही प्रोटॉन की जब वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। और होता भी यही है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा तो हमने पाया कि जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो इसी 52 से लेकर के 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 52 से 54 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रेंज में ही न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक रेंज हमारे पास इसकी भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा दी गई वैल्यू के काफ़ी नज़दीक थी और काफ़ी हद तक उसको एक्सप्लेन कर रही थी। तो यहाँ पे लिखो, above discussion suggested that within the nucleus, above discussion suggested that within the nucleus, if proton existed, within the nucleus, if proton existed, its energy must be near to 52 keV order. Its energy must be near to 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या keV order. Full stop. This fact was later confirmed experimentally. This fact was बाद में later confirmed experimentally, which suggested that within the nucleus, the proton have energy in the range 52 to 54 keV. The proton have energy in the range 52 to 54 keV. ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये एक एप्लीकेशन ही है, एक इम्पोर्टेंस ही है। चलिए अगला लिखें, अगली हेडिंग लिखेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगली हेडिंग है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ atomic electron in hydrogen atom. Ground state energy of atomic electron in hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम में हमें मालूम है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर उसकी केवल एक ही ऑर्बिट दिखाई पड़ेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये माने कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है। बहुत ही सिंपल सा मॉडल मानते हैं, जो बोहर का सबसे सिंपल मॉडल था। तो हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है इस रेडियस में, क्योंकि जब हम आगे जाके देखेंगे वेव फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो एक बहुत ही प्रिसाइज ऑर्बिट नहीं होती है, एक क्लाउड जैसा होता है, एक बहुत सारी प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि बिल्कुल प्रिसाइज ऐसा नहीं से कि एक प्रिसाइज रेलवे ट्रैक है तो ट्रेन उसी प्रिसाइज ट्रैक पे चल रही है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लें डेल्टा आर मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस।
प्रिसाइज नहीं, थोड़ा हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो, तो इसी रेंज में है हमारे पास। तो हम ये मानते हैं शुरू में कि मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है उसमें उसकी जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अब ग्राउंड स्टेट की मतलब है इसको एक्साइट नहीं किया है, जो भगवान ने इसको मिनिमम एनर्जी दी है उसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो उसकी जो रेडियस है उसको हमने डेल्टा आर मान लिया है, अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ दिस। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर जब ये होगा इस पोजीशन में, इस ऑर्बिट में होने की वजह से इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p²/2m, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस ऑर्बिट में। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है तो माइनस काम करेगा, -q² 4πε और डेल्टा आर, ये कूलम के लॉ से आपने कैलकुलेट किया है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिव, और यहाँ पर q²/4πε होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले में r² होता है नीचे, तो r है अगर आपके पास तो ये अनसर्टेनिटी रेंज है उसके रेडियस की। तो दो चीजें हमने देखी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों को सम कर दोगे। तो यहाँ पे लिखो विदिन द हाइड्रोजन एटम, विदिन द, इस छोटे से डायग्राम को बना लीजिएगा, विदिन द हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी, within the hydrogen atom the total energy of electron is, within the hydrogen atom the total energy of electron is E is equal to p²/2m प्लस होता है प्लस -e²/4πε डेल्टा आर। E की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर या ऐसा करें, डेल्टा आर अभी लिख दे, अनसर्टेनिटी अभी ना लिखे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ना लिखें यार, अभी हम केवल आर मानते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं जब हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे तो चार्ज की मेजरमेंट पे अनसर्टेनिटी नहीं है, ये वैल्यू तो फिक्स है। अनसर्टेनिटी यहाँ होगी डेल्टा आर, और यहाँ होगी डेल्टा पी, और यहाँ होगी डेल्टा ई। तो अभी हमने हमने आपको आगे बता दिया कि डेल्टा आर होगा, जो रेंज उस इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल प्रिसाइज हम दूरी नहीं बता सकते, तो फिलहाल के लिए अभी हमने केवल इसको आर के टर्म में लिखा है, यहाँ आर के टर्म में लिखा है। यहाँ आर क्या है, वेयर आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, R is the average distance of electron from the nucleus, ठीक है। तो अब हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखें in terms of uncertainties, in terms of uncertainties, terms of uncertainties, above equation becomes डेल्टा ई बराबर डेल्टा पी का होल स्क्वायर बाई 2m माइनस ई स्क्वायर 4πε डेल्टा आर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, चूंकि अनसर्टेनिटी की टर्म में लिखी जा रही है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो P है, देखो यहाँ डेल्टा R है, अगर हम डेल्टा P, अगर हम मोमेंटम और पोजीशन के कोऑर्डिनेट का जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है उसको यूज करें, तो यहाँ पे लिखें फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस केस द अनसर्टेनिटी रिलेशन में written as delta P uncertainty in position, delta R लिख देंगे uncertainty in momentum, delta R uncertainty in position, और ये प्रिसाइसली किसके बराबर, मान लो h क्रॉस के बराबर। और थोड़ा एक्यूरेट जाएंगे तो h क्रॉस बाई 2 भी कर सकते हैं, चलो हमने मान लिया h क्रॉस के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा P बराबर निकलेगा h क्रॉस बाई डेल्टा R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो
तो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ रख देते ताकि सब आर डेल्टा आर के टर्म में आ जाएगा। सो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा ई बराबर सीधे रखें यहाँ पर, तो हो जाएगा एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाएगा 2m डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा आर। ठीक है ना, सारी वैल्यू आपने रख दी है यहाँ पर। अब आते हैं हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, वो ऐसी न्यूक्लियस से वो ऐसी कौन सी दूरी है जिस दूरी पर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की दूरी जैसे न्यूक्लियस से बदलती रहती है, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है या आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है या इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जैसे जैसे उसकी दूरी बदलती जाएगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बदलती रहेगी। तो हम यही निकालना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी दूरी हो न्यूक्लियस के साथ जहाँ पर वो अपनी मिनिमम एनर्जी को रखे। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप लगा सकते हो। तो आप लिख सकते हो टू कैलकुलेट the minimum value of energy यानी कि ground state energy, that is the ground state energy, use the relation क्या रिलेशन है, डेल्टा ई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को आर डेल्टा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये आपके पास जाएगा डी बाई डेल्टा आर, यहाँ क्या क्या है भाई, एच क्रॉस है, 2m है। चलो इसको सरलता के लिए हम ऐसे कर दें, पावर -2, और ये है ई स्क्वायर है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है, यहाँ कर दें डेल्टा आर की पावर -1। तो और ये सब किसके बराबर रखना है, ये सब 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h क्रॉस बाई 2m, यहाँ जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा डेल्टा आर की पावर -3, ये जाएगा प्लस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा आर की पावर -2, और ये हो गया 0। इसका माइनस इसके माइनस को प्लस कर दे रहा है। सो यहाँ से आपके पास आ गया, ये 2 इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो एच स्क्वायर बाई m 1 बाई डेल्टा आर क्यूब प्लस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई डेल्टा आर स्क्वायर बराबर 0 है, कुछ टर्म नहीं। तो अब आप क्या कर सकते हो, दाएं बाएं ले जाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर ले गए तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई m 1 बाई डेल्टा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, कहाँ है क्यूब, एक मिनट, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज डेल्टा आर क्यूब। तो डेल्टा आर क्यूब का मतलब ये स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर सिर्फ डेल्टा आर बचेगा। तो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ले जाओगे तो जाएगा एच क्रॉस ई स्क्वायर, लेट मी जस्ट, डेल्टा आर इधर गया तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, इधर क्रॉस एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई m। ओके, ये हो गया ई स्क्वायर बाई m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किसका है, डेल्टा आर वो डिस्टेंस है मिनिमम अनसर्टेनिटी का जो आपकी न्यूक्लियस से है, डेल्टा आर की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यही डेल्टा आर की वैल्यू
अगर हम यही डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ उठा के रख दें इस जगह पर ई के फॉर्मूले में, तो ये कौन सी डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वैल्यू दिखाई पड़ेगी, अनसर्टेनिटी मिनिमम वैल्यू दिखाई पड़ेगी। और अगर हम इसी डेल्टा आर को यहाँ रख दें तो हम डेल्टा ई के लिए जो ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मिनिमम होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कोई मैंने नंबर नहीं दिया था आई थिंक, चलो इसको एक नंबर दे देते हैं, ये ना इक्वेशन नंबर 3, ताकि हम इसको लिख सकें। तो इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ लिखें to calculate the minimum value of energy यानी ground state energy, to calculate the minimum value of energy of electron, to calculate the minimum energy of electron यानी ground state energy, to calculate the minimum value of energy of electron, that is the ground state energy, put the value of delta R, put the value of delta R from equation 4 to equation 3. Put the value of delta R from equation 4 to equation 3. तो ये हो जाएगा डेल्टा E, और आप तो ये ई की मिनिमम वैल्यू होगी। ई की मिनिमम वैल्यू कब रखोगे? जब आप डेल्टा ई की वैल्यू में डेल्टा आर कितना पुट कर दोगे, ये 4 पाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ई बाई ई स्क्वायर बाई एम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई में जब डेल्टा आर की वैल्यू इतनी पुट कर दोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ई मिनिमम कितना आया देखिए यहाँ पर, एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 4 पाई एच क्रॉस एप्सिलॉन बाई ई स्क्वायर एम का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी रखी है आपने 4 पाई एप्सिलॉन एच क्रॉस स्क्वायर बाई ई स्क्वायर एम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इनको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब है कि एच क्रॉस स्क्वायर ये हो जाएगा ई की पावर 4m स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32m पाई स्क्वायर एच स्क्वायर की एच क्रॉस की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, माइनस ये ऊपर जाएगा ई की पावर 4m 4 चौक 16, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, है ना। अच्छा यहाँ देखो h ये कट जाएगा तो यहाँ पावर स्क्वायर बचेगी, और m कट जाएगा तो यहाँ पर m की पावर हट जाएगी, तो e की पावर 4m 32, यहाँ 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये है 1/16, ये 1/32 है। तो ये ऐसा है कुछ जैसे यहाँ कोई हाफ लिखा है और यहाँ -1 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -हाफ। इस लॉजिक को समझ लो, 1/32 क्या है 1/16 का हाफ है, तो जैसा लग रहा है यहाँ हाफ वाली क्वांटिटी लिखी है माइनस फुल क्वांटिटी लिखी है, तो आपका आंसर -हाफ आता है। तो इस लॉजिक से इसको थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फिर से समझिएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1/2, और क्वांटिटी कौन सी थी e की पावर 4m/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू निकालते हुए हम मिनिमम वैल्यू ऑफ जो एनर्जी है उसकी इतनी पा रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जरा इनकी वैल्यू पुट कर दें। क्या कर दो, ई एम एच क्रॉस स्क्वायर इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 ई मिनिमम कितना हो जाएगा
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पावर 4, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम का कोई पावर नहीं है, बटे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, और इसका कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻, आई थिंक ये कितना होगा 8.10⁻12 10⁻12 का होल स्क्वायर एप्सिलॉन की वैल्यू, और एच क्रॉस की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो जाएगा 1054 इंटू 10⁻34, ये 1.054 है, 1.054 इंटू स्क्वायर। ये सब कुछ काट कूट के जूल में आएगा, फिर उसको 1.6 10⁻⁻19 से आप डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो सबसे खास बात है कि इसकी जो वैल्यू आती है, माइनस साइन तो है, आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली वही जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वही आती है, जो कि आखिर में बोहर के मॉडल से भी आया था। याद करो बोहर के मॉडल से हमने ई कितना निकला था 13.6/n²। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 1 रख दोगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोहर के रिजल्ट को भी वैलिडेट कर रहे थे और हमें दिखा रहे थे कि देखो हम वही वैल्यू कैलकुलेट के लाए जो बोहर ने ऑलरेडी बता रखी है, इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है। तो जो बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था जो कह रहा था कि कोई भी नई थ्योरी अगर किसी पुरानी थ्योरी में रिड्यूस हो जाए, किसी पुरानी थ्योरी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम वैलिड मान सकते हैं कि नई चीज़ सही क्योंकि पुरानी चीज़ में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस लॉजिक से हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे सामने मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम वही लेकर के आ रहा है जो कि बोहर के एटम से हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका था। अब यहाँ पर एक सवाल और होता है कि डेल्टा आर की वैल्यू निकालो, क्या होगी। तो डेल्टा आर जो था ये मिनिमम डिस्टेंस आप मान सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो इफ आर नॉट, यानी कि डेल्टा आर है, अगर आर नॉट को मान ले डेल्टा आर को, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू जब सब रखोगे तो आती है 0.053 एंगस्ट्रॉम। अरे भाई एच जिसे ऊपर रखा है सबकी वैल्यू रखोगे तो इसे हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। इसको भाई बोहर रेडियस कहा जाता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको हम बोहर रेडियस कहते हैं। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जो हाइड्रोजन एटम में किसी इलेक्ट्रॉन और किसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के बीच में रह सकता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोहर रेडियस और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये अच्छा रिजल्ट है। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि हम हाइजेनबर्ग की थ्योरी बोहर की थ्योरी को प्रूफ कर रही है। चलें, इसके बाद एक और है कि अगर वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। मान लो हमारे पास ऐसी एक काल्पनिक स्थिति को सोचें कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो किसी ऐसी जगह पे बंध चुका है, ट्रैप हो चुका है, उसको कैद हो गई है, और कैद हुई है कहाँ पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो केवल एक दिशा में गति करने के लिए ही संभव है। ये L है, 0 से लेकर के L डिस्टेंस है, और एक इलेक्ट्रॉन है और केवल इन सीमाओं से लेकर के इस सीमाओं के बीच में ही इधर उधर गति कर सकता है। इसे कहते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। बॉक्स इन सेंस कि इसमें x, y, z तीनों दिशाएं होंगी। बॉक्स है तो x, y, z तीनों दिशाएं होंगी, लेकिन हमने केवल मान लो x दिशा में ही, इसको मान लें x एक्सिस, केवल x एक्सिस के ही अलोंग वो गति कर सकता है और बाकी गति करने के लिए फ्री नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी एनर्जी कितनी होगी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसकी एनर्जी को हम मानना चाहते हैं, और मान लो मिनिमम एनर्जी को मानना चाहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हम मिनिमम एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। हेडिंग लिखें 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। हेडिंग है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। इसको डायग्राम को बनाना पड़ेगा इन वन डायमेंशनल बॉक्स। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स।
तो ये हमारी सिचुएशन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब इस चीज़ को हम श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करेंगे इसी यूनिट में, तो वहाँ इसके एप्लीकेशन के रूप में भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे इसको कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐसे एक सिंपल सिचुएशन मान लें कि एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ही है पार्टिकल के नाम पर, जो कि गति कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और केवल वो एल डिस्टेंस को ही टू एंड फ्रो, मतलब दाएं से बाएं बाएं से दाएं केवल एल ही जा सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके इधर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे लिखें, लेट अस कंसीडर अ मूविंग पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रॉन, अ मूविंग पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रॉन, विच इज कन्फाइंड, बंध चुका है, विच इज कन्फाइंड in one dimensional length, which is confined in one dimensional length capital L, which is confined in one dimensional length capital L. Okay, ब्रैकेट में लिख देना along x axis only, along x axis only. तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पूरी दूरी में कहीं भी रह सकता है, हमें नहीं मालूम कहाँ होगा, तो यहाँ आप लिखोगे द अनसर्टेनिटी इन द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन within the box, the uncertainty in the position of electron within the box delta x is L. The uncertainty in the position of electron within the box delta x is L. तो अब लिखें by uncertainty relation delta x delta p is h cross, by uncertainty relation delta x into delta p is h cross, तो delta p की वैल्यू क्या आ जाएगी h cross by l, और जाहिर सी बात है अगर डेल्टा p की ये डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि अधिक से अधिक इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है तो डेल्टा p की मिनिमम होगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वेयर h cross by l is the minimum uncertainty in the momentum of particle, uncertainty in the momentum of particle हो जाएगा डेल्टा p मिनिमम हो जाएगा h क्रॉस बाई l। तो वेयर इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये आपने लिख दिया। दस द मिनिमम एनर्जी डेल्टा E मिनिमम, चलो हम इसको E लिख दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाता है p स्क्वायर बाई 2m होता है, तो E जो हो जाएगा, यहाँ जाहिर सी बात हम यही लेंगे, डेल्टा p मिनिमम लेंगे तभी ये होगा। चलो तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मिनिमम एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाती है। इस कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी की वैल्यू निकल के आ सकती है इस पार्टिकल की जब वो इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ट्रैप है, कन्फाइंड हो चुका है, इससे बाहर नहीं निकल सकता, और ये बिल्कुल सही वैल्यू आती है। अच्छा, अगर हो सकता है आप किताबों को यूज करें तो हो सकता है किसी किताब में अनसर्टेनिटी रिलेशन इस तरह के फॉर्मूले से लिखा गया हो, h कहीं h क्रॉस से, कहीं h क्रॉस बाई 2 से, तीनों ही अनसर्टेनिटी की रिलेशन है, जो कि क्वांटिटेटिवली देखोगे, क्वालिटी वाइज देखोगे तो राइट साइड सबका कांस्टेंट है। हाँ, कहीं बटे 2 का अंतर है, कहीं 2/4 4 पाई का अंतर है, कहीं 2 पाई का अंतर है। इससे क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। जैसे एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है न्यूमेरिकल वाइज, तो आपने कहा 3.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनमें से कोई फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है 3.62 की जगह पे 3.32 आए, किसी में
4 2 आए, ऐसा कुछ हो सकता है ना, नंबर अंतर हो सकता है क्योंकि हम कहीं पर h ले रहे हैं, कहीं h/2 पाई ले रहे हैं, कहीं h/4 पाई ले रहे हैं, तो इसका अंतर तो आएगा, जाहिर सी बात है आना है। लेकिन अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज E रेसिप्रोकल है मास के, हैवी मास तो ये कम हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा तो ये मिनिमम एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सही बात है भाई, भारी मास होगा तो इस तरह से उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। L अगर बढ़ेगा, ये बड़ा होगा तो E छोटा हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा कन्फाइनमेंट का इलाका बड़ा होगा एनर्जी उतनी मिनिमम वैल्यू की तरफ, जीरो की तरफ टेंड करेगा, और कन्फाइनमेंट का इलाका जितना छोटा होगा ये एनर्जी उतनी, मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हम चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं, देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने ये 0 पॉइंट एनर्जी वाला फॉर्मूला एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिया। अगला जो हम लोग क्लास करेंगे, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी कैसे निकालते हैं, और एक एनर्जी स्टेट का सेपरेशन के भी एक है, हालांकि पता नहीं, मैं देखूंगा आपके सिलेबस में शायद वो चीज़ नहीं है, बट वो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब अगेन वही चीज़ है ना, ये लोग ने कुछ चीज़ें मेंशन की, कुछ चीज़ें मेंशन नहीं किए हैं, अब मेंशन नहीं किए हैं लेकिन वो है बड़ा ज़रूरी एग्जाम्पल, इससे पहले वाले सिलेबस में उसको पूछा जाता रहा है। तो इस बात की चांसेस हैं कि भले सिलेबस में ना हो डायरेक्टली मेंशन, पर वो आ सकता है। आप कहोगे आउट ऑफ सिलेबस, तो हम कहेंगे नहीं, इतनी चतुराई के साथ जो सिलेबस बनाया है उसमें एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा और एप्लीकेशन लिख दिया है, और उसके बाद फिर कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं बाकायदा कि आप उसमें 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में बताओ और मिनिमम एनर्जी के बारे में बताओ। तो एक तरफ एप्लीकेशन भी लिख दिया, एक तरफ कुछ एप्लीकेशन के नाम भी लिख दिए हैं। तो अगर वो एनर्जी स्टेट वाला एप्लीकेशन की बात करें तो वो भले ही सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन जब वहाँ लिखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में वो तो है ही है, उसको पूछ सकते हैं। तो इस थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा, वो चीज़ें हम और थोड़ा सा आगे जाके कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता एप्लीकेशन के नाम पे कौन सा वो अजीब सा एप्लीकेशन उठा के दे दें और आप लोगों को दिक्कत हो जाए उसको उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, 2 एप्लीकेशन और करेंगे इसके, एक 0 पॉइंट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का करेंगे और एक एनर्जी स्प्रेडिंग इन द एनर्जी स्टेट करेंगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम अपने दूसरे पार्ट पे जाएंगे जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, और इस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को करने के साथ ही हम अपनी यूनिट नंबर 2 भी खत्म कर देंगे। सो वी हैव फिनिश्ड द 70% पार्ट ऑफ आवर दिस यूनिट नंबर 2। By concluding the uncertainty principle, we will cover the rest 10%. So 80% will be covered. Then we will switch to the Schrodinger equation. Okay? चलिए फिर कल मिलते हैं।